आमिर खान की एक मूवी है तारे ज़मीं पर। आपने ज़रूर देखा होगा। उस मूवी में एक ईशान अवस्थी नाम का नन्हा सा बच्चा रहता है। उसको टाइलेक्सिया नाम का बीमारी रहता है। Just read the sentence, Ishan. The letters are dancing. यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें लिखे हुए अक्षर उटपटांग दिखते हैं और वह ठीक से पढ़ लिख नहीं पाता है। हम लोग भी आज एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में जानने जा रहे हैं जिसने स्टॉक मार्केट से तो करोड़ों अरबों कमाया, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि उस व्यक्ति को भी डायलेक्सिया था। तो चलिए जानते हैं कायल बास की कहानी कि कैसे एक मामूली होटल मैनेजर के बेटे ने बनाया करोड़ों का संपत्ति। शुरू में कायल्स मियामी में रहता है। एक छोटे से घर में जहाँ भाई बहन सब एक कमरे में सोते हैं। उसके पिता एक होटल मैनेजर हैं जो बस इतना ही कमा पाते हैं जिससे घर की ज़रूरतें पूरी हो सके। कायल की माँ को जब पता चलता है कि कायल को डायलेक्सिया है तो वह बहुत घबरा जाती है और तरह तरह की दवाएं कायल्स को खिलाने लगती हैं। इससे कायल्स को कुछ हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होता है कि कायल्स मोटा हो जाता है। कायल्स शुरू से ही थोड़ा डिफरेंट बच्चा है। कायल्स के स्कूल में एक भी दोस्त नहीं है। वह बहुत अकेला महसूस करता है, लेकिन इस सब के बीच कायल्स के लिए एक अच्छी घटना यह होती है कि उसके पिता जिस होटल में काम करते हैं उसका मालिक बदल जाता है और उसके पिता पूरे परिवार के साथ डैलस टेक्सास में शिफ्ट हो जाते हैं। नए वातावरण में आकर कायल्स अपने आप को बदलने के लिए पूरी तरह से ठान लेता है। मोहल्ला नया, स्कूल नए, दोस्त नए, यहाँ से कायल्स तो अपना पूरा कहानी ही बदल देता है। डैलस में आकर कायल्स को पानी से बहुत लगाव हो जाता है और वह तैराकी करने लगता है और तैराकी के नियमों को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। और यही आदत उसे कौन जानता था कि आगे चलकर एक बहुत ही अमीर और सफल व्यक्ति बनाएगा। कायल्स तैराकी में बहुत मेहनत करता है और स्पोर्ट्स कोटा से उसे क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी टेक्सास में एडमिशन मिल जाता है। तैराकी छोड़कर कायल्स के लिए कॉलेज में सब कुछ बोरिंग है। जब भी कायल्स को टाइम मिलता है वह स्विमिंग पूल में एक डुबकी लगा देता है। उसने स्विमिंग को तो जैसे अपने दिमाग शांत रखने का एक तरीका बना लिया है। ऐसे तो कॉलेज में भी कायल्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ रहा होता है, लेकिन कॉलेज के रूटीन सिलेबस पढ़ने में उसे उतना मज़ा नहीं आ रहा होता है। कायल्स को तो कुछ एक्साइटिंग चाहिए था। वह सिलेबस से बाहर की किताबें पढ़ने लगता है। लाइब्रेरी जाता, एक फाइनेंस या रियल एस्टेट से रिलेटेड बुक लाता और उसे पूरा पढ़ जाता। हर वीक वह एक नई किताब ख़त्म कर देता है। उसे फाइनेंस की इतनी अच्छी समझ हो गई थी कि अपने क्लास में टॉप करने लगा था। अब तो बस वह इन किताबी ज्ञान को असली जीवन में उतार देना चाहता था। फाइनेंस और रियल एस्टेट की अच्छी समझ के साथ कायल्स क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी टेक्सास से ग्रेजुएट होकर अपने सपने की उड़ान भरने के लिए एक अच्छी जगह की तलाश में निकल जाता है। और हम सब जानते हैं कि वॉल स्ट्रीट से अच्छी जगह भला हो ही क्या सकती है। यह बात कायल्स को भी पता था कि बड़ा उड़ान के लिए मैदान भी बड़ा चाहिए, लेकिन उस मैदान में कितने बाघ बैठे हैं वहां जाने के बाद ही पता चलता है। अर्ली 90s में वॉल स्ट्रीट एक ऐसा जगह है जहां बस चले तो इंसान इंसान को खा जाए। यहाँ हजारों फाइनेंशियल फर्म्स हैं। इन फर्म्स में जगह उसी को मिलता था जो या तो बहुत अमीर हो या दुनिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, जैसे कि ऑक्सफोर्ड, MIT या स्टैनफोर्ड। लेकिन कायल्स ने अपना मन बना लिया था कि चाहे जो भी हो वह रहेगा वॉल स्ट्रीट में ही। वह असली आर्थिक आज़ादी चाहता था जो कि उसे यहीं मिलने वाला था। कायल्स अंदर से हीरा तो था ही, लेकिन उसे चमकने के लिए बस एक मौका चाहिए था। कायल्स मन बनाता है कि वह वॉल स्ट्रीट के हर एक फर्म में जाकर इंटरव्यू देगा जब तक कि कोई उसे सेलेक्ट न कर ले। अनगिनत लेटर फर्म्स के CEO को कायल्स लिखता है। कुछ रिटेल ब्रोकरेज इंस्टीट्यूशन में इंटरव्यू भी देता है, लेकिन वो इसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। एक ब्रोकरेज फर्म रहता है प्रूडेंशियल सिक्योरिटीज़ नाम का। वहाँ कायल्स 3 बार इंटरव्यू देता है तो इंटरव्यूअर बोलते हैं कि देखो कायल्स, हम लोग ऐसे लोग को हायर करते हैं जो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से पढ़ा लिखा हो, जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस हो। हम लोग भला तुम्हें क्यों हायर करें। तब कायल्स बोलता है कि अगर आप अभी नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। इतना कॉन्फिडेंस देखकर वह फर्म इसे एक जॉब दे देता है। कायल्स प्रूडेंशियल सिक्योरिटीज़ के सारे ग्लोबल प्रोग्राम को अटेंड करता है। पैसा तो कम ही मिलता है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ। अब कायल्स के पास एक अच्छे फर्म में काम करने का एक्सपीरियंस है। यहाँ सब कायल्स के काम से बहुत प्रभावित हैं और जल्द ही इसे बियर स्टर्न से ऑफर लेटर आता है। कायल्स पैकिंग करता है और हेज फंड्स के नए दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए जिनेवा निकल देता है।
पहले मैं हेज फंड को क्लियर कर देता हूँ। हेज फंड में सिंपली एक मैनेजर होता है जो हाईली अमीर लोग या कोई बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी वगैरह से ढेर सारा पैसा लेकर उस पैसे को अलग अलग जगह पे ट्रेड या इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना के देता है। हेज फंड में इन्वेस्टर्स बहुत कम होते हैं लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा होता है। तो बियर स्टर्न भी एक हेज फंड कंपनी रन करता था। यहाँ काइल्स को रिसर्च एनालिस्ट के पोस्ट पर जॉब मिलता है। यह अभी नया नया है लेकिन अपना काम बहुत अच्छे से जानता है कि बॉस को खुश कैसे करना है। बियर स्टर्न अपना ज़्यादातर प्रॉफिट शॉर्ट सेल करके कमाती है, यानी कि शेयर बेच कर कमाती है। अब काइल्स रात दिन मेहनत करके ऐसे स्टॉक्स की खोज में निकल देता है जो ओवर वैल्यूड हों या जिन पे धोखाधड़ी होने का बहुत ज़्यादा चांस हो। यह सब स्टॉक्स को बहुत अच्छे से खंगालना चालू करता है, ईस्ट जर्मन शिपयार्ड से लेकर टेक्सास होम लोन प्रोवाइडर्स तक। काइल्स धीरे धीरे एनालिसिस में एक्सपर्ट होते जा रहा है। वह जिस स्टॉक को पकड़ता है उसका कुंडली निकाल देता है और जितने भी स्टॉक्स के बारे में अपने बॉस को बताता है वह सारे के सारे दमदार साबित होते हैं। इसके जैसे काम करने वाले तो बहुत हैं लेकिन काइल्स जैसा कोई नहीं है। काइल्स इतना एक्सपर्ट हो गया है कि कहाँ क्या धांधली चल रहा है इसे पहले से ही पता चल जाता है। सबका ध्यान बस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मार्केट पे है, लेकिन काइल्स वहीं तक सीमित नहीं है। वह ग्लोबल स्केल पे अपना एनालिसिस करता है। वह अपने बॉस को बताता है कि अगर उसके ओवर वैल्यूड या धांधली वाले स्टॉक्स को ग्लोबल इवेंट्स के दिन बेचा जाए तो बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि काइल्स को पता चलता है कि कोई स्टॉक खराब है या उसके बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो काइल्स उस शेयर को उसी दिन ना बेच के उस दिन बेचता है जिस दिन कोई वर्ल्ड में इवेंट्स हो, जैसे कोई रिपोर्ट आया हो या कहीं जंग छिड़ी हो, और उसे बेचकर ढेरों मुनाफा कमाता है। इसका अप्रोच यूनिक था और इसके बॉस तो इससे पहले से ही बहुत खुश थे। अब काइल्स 28 की उम्र में बियर स्टर्न का सबसे कम उम्र का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है। काइल्स का मेहनत रंग ला रहा है। वह अपने दम पर बियर स्टर्न को बहुत फ़ायदा करवाता है, लेकिन काइल्स का सपना बहुत बड़ा था जिसे पूरा करने के लिए वह यहीं तक सीमित नहीं रह सकता था। वह अपना आखिरी कदम बढ़ाता है। आज तक काइल्स जो भी कमाया सब दांव पर लगाकर वह अपना खुद का फर्म स्टार्ट करता है, हेवन कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें यह 5 मिलियन तो खुद का पैसा लगाता है और 28 मिलियन इन्वेस्टर्स लगाते हैं। किसी कंपनी को चलाना केक खाने जितना आसान नहीं है, बल्कि यह शीशा चबाने जैसा है। हेज फंड्स चलाने के लिए बहुत रेपुटेशन चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स जब तक विश्वास नहीं करेंगे वो अपना पैसा क्यों देंगे। इसलिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्या करें जिससे अमीर लोगों की नज़र आप पर पड़े। लेकिन काइल्स इतना किस्मत वाला नहीं था, क्योंकि इसके कंपटीटर्स के पास रेपुटेशन था, नाम था, जो उन्होंने ऐसे ऐसे ट्रेड करके कमाए थे जो बहुत ही आइकॉनिक थे। काइल्स ने अपना नाम बस बियर स्टर्न के अंदर कमाया था, लेकिन उसके बाहर काइल्स से भी बड़े बड़े तोप बैठे थे। काइल्स ना तो ज़्यादा पैसा जुटा पा रहा था और ना ही इन पैसों से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा था, जिसके कारण इन्वेस्टर्स भी काइल पे डॉट करने लगे। काइल्स ने हेज फंड कंपनी तो खोल लिया था, लेकिन यह वैसा ही था कि जैसे सांप के गले में छछूंदर अटक जाना, जिसे ना वह उगल पा रहा है और ना ही निगल पा रहा है। तभी काइल्स एक शादी में स्पेन जाता है। वहाँ वह कुछ न्यूयॉर्क इन्वेस्टमेंट्स बैंकर को बात करते हुए सुनता है, जो कि सिंथेटिक सीडीओ के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए मैं पहले सिंथेटिक सीडीओ को क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कोई एल नाम की कंपनी है जो लोगों को लोन देती है। अब एल कंपनी क्या करती है कि उन लोन्स का एक कलेक्शन बनाकर किसी बैंक या अदर इंस्टीट्यूशन को बेच देती है। तो इससे क्या होता है कि एल कंपनी भी थोड़ा कमा लेती है और आगे के ईएमआई से बैंक कमा लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम अब शुरू होता है कि जो एल कंपनी होती है वो ऐसे लोगों को लोन देने लगती है जिनका अंडरलेइंग एसेट ही क्लियर ना हो या जिनका इनकम सर्टिफिकेट ना हो। तो ऐसे में क्या होता है कि बैंक उनका ईएमआई कभी रिकवर ही नहीं कर पाता है। इसी को बोलते हैं सिंथेटिक सीडीओ। जब काइल सिंथेटिक सीडीओ के बारे में सुनता है तो उसे यह तो समझ आ जाता है कि धांधली वाली बातें हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। तब वह एक सीडीओ मैनेजर को कॉल करता है। वह इस कॉल से सीखता तो बहुत कुछ है, लेकिन चिंतित और परेशान हो जाता है, क्योंकि इससे बहुतों की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी, यहाँ तक कि पूरी इकोनॉमी गड्ढे में जा सकती थी। लेकिन काइल्स इस धांधली को अपने लिए एक सुनहरा अवसर में बदलने का सोचता है। वह रिसर्च करना चालू करता है। देखता है कि एक क्विक लोन फंडिंग नाम की कंपनी है जिसका मालिक पहले तो कार सेल्समैन था, लेकिन जब से क्विक लोन फंडिंग कंपनी को चालू किया है
इसके तो सितारे ही चमक गए हैं। वह इतना पैसा कमाता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक फिल्म तक स्पॉन्सर कर देता है, जो कि 35 मिलियन का था। काइल्स वहाँ एक आदमी को यह देखने के लिए भेजता है कि वे कंपनियाँ लोन कैसे देती हैं। वह पाता है कि बिना इनकम वेरिफिकेशन का भी लोन मिल जा रहा है और बाद में यही लोन्स का पैकेज बनाकर ये बैंकों को सीडीओ के रूप में बेच रही हैं। काइल्स को तो जैसे हीरा का खदान मिल गया था। वह जान गया था कि जल्द ही उसे एक ऐसा आइकॉनिक ट्रेड मिलने वाला है जो इसके रेपुटेशन को 7वें आसमान पर पहुंचा देगा। फिर काइल्स इन्वेस्टर्स के पास अपना आइडिया लेकर जाता है ताकि इसके हेज फंड्स को पैसा मिल सके, पर काइल्स पे कोई भरोसा नहीं करता है। वह सैकड़ों इन्वेस्टर्स के पास जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल जमा कर पाए, लेकिन इन्वेस्टर्स को इसकी बातें बकवास लगती हैं। जब एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के मुंह से ऐसी बातें सुनता है तो काइल्स को बहुत बुरा लगता है, लेकिन काइल्स को अपने आप पे और खुद के एनालिसिस पे पूरा भरोसा रहता है। वह हाउसिंग मार्केट को शॉर्ट करने का सोचता है और जितने इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं उन सबको काइल्स दांव पर लगाने का मन बना लेता है। 2007 में हाउसिंग मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है और काइल्स भी तेज़ी से प्रॉफिट बनाने लगता है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स का विश्वास काइल्स को लेकर बढ़ने लगता है। और फिर क्या था, 2008 शुरू होने तक जितने भी बैंक या इंस्टीट्यूशन सीडीओ से जुड़े हुए थे सब के सब कंगाल होने लगते हैं। सबका खटिया खड़ा हो जाता है। काइल्स मोटा पैसा कमाने लगता है और 2008 के मिड तक हाउसिंग मार्केट को शॉर्ट कर करके काइल्स लगभग $4 बिलियन कमा लेता है।